वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड। ये जो चैप्टर है ये लोकतांत्रिक सरकार और उसके मुख्य तत्वों से रिलेटेड है। मैंने अपने पास्ट के लेक्चर में जो हैं वो जिसमें मैंने डाइवर्सिटी के साथ साथ उसमें क्या क्या डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं और उसके साथ साथ ही सरकार गवर्नमेंट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट के पार्ट्स क्या होते हैं और गवर्नमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो साथ ही मैंने जब गवर्नमेंट का पार्ट पढ़ा रही थी तो उसमें एक वर्ड और भी यूज़ किया था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मीन्स कि लोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने जब चैप्टर पढ़ा था गवर्नमेंट का तो उसमें हमने क्या देखा था कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, उसको चूज़ कौन करता है? उसको जनता चुनती है। मतलब कि जनता का जनता के द्वारा चुना गया शासन। मतलब कि हम अपने लिए हमारा शासन जो जनता का, मतलब कि हमारे लिए, ठीक है, जनता का जनता के द्वारा, मतलब जनता के द्वारा मतलब हमारे द्वारा और जनता के लिए जो चुना जाए, मतलब हमारे लिए, मीन्स कि हम ही अपने लिए जो शासन चुनते हैं, जो अपने एक प्रतिनिधि के रूप में हम एक अपना लीडर चुनते हैं जो जाके हमारी मांगों को जो है रखता है और एक प्रतिनिधि के रूप में जो हमारी मांग होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। तो इसे ही लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जिसमें कि सरकार को चुनने में जनता की भागीदारी होती है। तो फिर ये लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या हैं, इसमें लोगों की भागीदारी कैसे होती है, वो तो हमने समझा दिया था। लेकिन अब ये समस्याओं का समाधान कैसे करती है, इसके मुख्य तत्व क्या हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो हमारा साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ बहुत सी रेसेस पाई जाती, मीन्स की प्रजातियाँ पाई जाती थी, तो वहाँ क्या है कि ये जो प्रजातियाँ पाई जाती थी तो वहाँ रंग भेद की जो है पॉलिटिक्स थी, मीन्स कि वहाँ जो है रंग भेद के आधार पर ही सारी चीज़ें होती थी कि रंग किस कलर का, जैसे गोरे और काले के बीच, मीन्स कि स्किन का कलर कैसा है उसके अकॉर्डिंग उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी। कोई गोरा है तो उसे अच्छी बस में चलने का राइट्स था, उसे ट्रेन में सफ़र करने का राइट्स था, उसे अच्छी ज़मीन में अनाज उत्पादन करने के राइट्स थे, हॉस्पिटल्स में हेल्थ सर्विस लेने के राइट्स थे। और जो लोग काले थे तो उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था, उन्हें कोई भी जो है ऐसे राइट्स नहीं थे, मतलब कि जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उन्हें हेय की दृष्टि से देखा जाता था, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। वो बस में नहीं चलते थे, उनके लिए बस स्टॉप्स अलग होते थे, वो जहाँ गोरे रहते थे वहाँ वो आ नहीं सकते थे और हर जगह उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव। इवन जब हमारे बापूजी मीन्स कि महात्मा गांधी जी भी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उनके साथ भी ऐसा ही भेदभाव किया गया था। फिर उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने वहाँ सारी चीज़ें की थी, आंदोलन की थी। वहाँ बहुत बड़े नेता थे वो साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका में ही जो उन्होंने सारी नीतियाँ चलाई थी उन्हीं को फिर जब वो भारत आए तो जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका में सारी चीज़ों को तो हैंडल किया था, तो उसके बाद जब वो भारत आए तो उनको यहाँ पास वो सारी चीज़ें रूल्स यहाँ अप्लाई करने में उनको बहुत इजी हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी वो प्रैक्टिकल कर चुके थे। तो ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी में मेंस में आ चुका है, ठीक है। तो इसको कि महात्मा गांधी जो थे कि उन्होंने जो नीतियाँ भारत में चलाई थी तो उसके पहले ही उन्होंने उसका होमवर्क कर लिया था, मतलब उनका होमवर्क पहले ही हो चुका था। इट मीन्स कि साउथ अफ्रीका में वो सारे आंदोलन मूवमेंट्स वो चला चुके थे। तो वही सब हमें एक्सप्लेन करना था, उसी को लेते हुए हमें इंडिया तक आना था और सारी चीज़ों को बताना था उसका आंसर देने के लिए। तो ये चीज़ें तो इस तरह साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जो है रंग भेद की नीति थी। तो इसको किन्होंने अलग किया था, इस रंग भेद की नीति को? जो नेल्सन मंडेला थे। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो बहुत बड़े नेता भी चुने गए और उन्होंने जो है यहाँ साउथ अफ्रीका में वो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे और उन्होंने रंग भेद के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और 1994 में जो है आपका साउथ अफ्रीका वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया।
डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, मतलब कि अब जनता की भागीदारी वहाँ क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। अब वहाँ हर निर्णय में ऐसा नहीं होता था कि किसी को वोट देने का राइट है, किसी को वोट देने का राइट नहीं है। अब सभी को इक्वल राइट हो गया था। अब हर डिसीज़न में जनता की भागीदारी हो गई थी। तो यही लोकतंत्र कहलाता है। पहला लोकतंत्र का गुण या तत्व क्या है, जनता की भागीदारी होना। मतलब कि गवर्नमेंट, सरकार के निर्णय में, सरकार के बनाने में जनता की भागीदारी होती। कैसे, पहली सीढ़ी होती है सरकार को चुनना। सरकार को हम कैसे चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि के रूप में हम एक लीडर चुनते हैं अपने एरिया का, जो हमारे एरिया के बारे में सारा नॉलेज रखता है, ठीक है। तो वही जो है हमारा प्रतिनिधि होगा ना, वही तो हमारे सारी मांग को, हमारी सारी ज़रूरतों को जो है वो किसी के अदर के सामने रख सकेगा, जिससे हमारी ज़रूरतें क्या हो सकेंगी, पूरी हो सकेंगी। तो ये जो है, तो पहला लोकतंत्र का तत्व होता है जनता की भागीदारी होना, ठीक है। फिर जिसमें जनता जो है निर्णय लेती है। अब इसमें क्या है, ये जनता की तो भागीदारी हो गई, हम सरकार का तो निर्माण कर लिए। लेकिन हम किसी भी सरकार का निर्माण, जब एक बार हम सरकार बनती है तो हमेशा के लिए वो सरकार नहीं बन जाती है। वो सरकार जो है उसको हम हमेशा के लिए नहीं बना देते हैं कि वो हमेशा के लिए बन, उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद वो सरकार जो है हट जाती है। फिर या तो वही, यदि उसी को हमें दोबारा बनाना है, वो बहुत अच्छा काम की है, तो हम उसे दोबारा जो है चूज़ कर सकते हैं, वापस से बनाएंगे। लेकिन फिर से हमें उसके लिए चुनाव कराने पड़ेंगे। वो कंटिन्यू हमेशा के लिए वो सरकार नहीं बन सकती है, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि अवधि होती है। जब हम सरकार को बनाते हैं तो वो जो है एक टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे हमारे यहाँ है 5 ईयर का टाइम पीरियड है, यूएसए में 4 ईयर का है, ठीक। अलग अलग कंट्री का अपना अपना रूल है। तो और ये जो हम सरकार को बनाते हैं, फिर वो अगले 5 साल के बाद फिर वो चुनाव होता है, तो इसमें तो बार बार खर्च ही होता है। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है ऐसा, एक ही बार बना दें, हमेशा के लिए बन जाए। क्योंकि कितना ज़्यादा खर्च होता है, हमें सारी फोर्सेस लगानी पड़ती है, सारा मेंटेनेंस करना पड़ता है, सारे जो कितने कर्मचारीज होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका भी डिस्टर्ब होता है। कोई एजुकेशन फील्ड में है तो क्लासेस नहीं ले पाते, सब बिजी हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती सिर्फ एक इलेक्शन कराने के लिए। पर हम तो क्यों कराते, नहीं कराएं, हम एक बार चूज़ कर लें, हमेशा के लिए चूज़ कर लें। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम सरकार को हम किसी एक टाइम पीरियड के लिए चुनते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट पे बना रहता है। गवर्नमेंट जो है वो जानती है कि यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल के बाद जो है जनता हमें क्या कर देगी, हमें बाहर कर देगी, हमें गवर्नमेंट नहीं बनाने देगी। वो अपोजिशन पार्टी या अदर पार्टी को जो है वो मौका दे देगी गवर्नमेंट बनाने का। तो इसीलिए कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है ना। यदि कंट्रोल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हम फिर अपने अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे, तानाशाही हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को जो है रोकने के लिए हम गवर्नमेंट क्या है, टाइम पीरियड हम रखते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद जो है जिससे कि उनका जो है उत्तरदायित्व निर्धारित हो सके, वो अपना कर्तव्य कर सकें अच्छे तरीके से। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो है हमेशा के लिए बन जाएंगे, तो उन्हें कोई डर ही नहीं होगा। अब बिना डर के अब कोई भी काम अच्छा नहीं होता। हमें डर थोड़ा बहुत रखना है। जैसे हम भगवान से डरते हैं, क्या हमने भगवान को देखा है, नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा, पर हम फिर भी डरते हैं। कुछ भी गलत करने से पहले हम डरते हैं। क्यों डरते हैं, कि कोई हमें देख रहा है, ठीक है। भगवान हमें उसकी जो है पनिशमेंट देंगे, तो हम कुछ कंट्रोल होती ना सारी चीज़ें, तो यही होता है। तो एक डर जो बना रहता है, जो हमारे कर्तव्यों को सही तरीके से निर्धारित करने, हमारे उत्तरदायित्व का वहन करने के लिए हमें जो है बाध्य करता है। इसलिए जो है सरकार को जो बनाना और उसका 5 साल एक टाइम पीरियड निर्धारित करना जो है ज़रूरी होता है सरकार का, ठीक। फिर हम ये भागीदारी तो ठीक है कि हम लोकतंत्र में जो है हमें भागीदारी का अधिकार है। लेकिन ये भागीदारी हम किस किस तरीके से करते हैं, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहला तो हम सरकार को चुन के भागीदारी करते हैं, अपनी एक सरकार चूज़ करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी क्या है, यदि सरकार जो है हमारे अगेंस्ट कोई डिसीज़न लेती है तो उसमें उसकी हम आलोचना भी कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होके जाते हैं, जो या तो वो
अपोजिशन पार्टी में यदि होते हैं तो आप देखते हैं ना, जब भी पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट कितना ज़्यादा बोलते हैं। आपने कोई भी डिसीज़न लाया तो क्यों लाया, ये स्टेट के लिए अच्छा नहीं है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है सरकार को देने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, एक अच्छा डिसीज़न निकल के आता है। तो यही कहलाती आलोचना। लेकिन आलोचना कैसी होनी चाहिए, एक सही वे पे, राइट डायरेक्शन पे होना चाहिए। तो इस तरह हम उसमें भागीदारी निभा सकते हैं। दूसरी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं, हम धरने देते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, सिग्नेचर मूवमेंट करते हैं। तो ये सारे भी तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। आप देखते ही रहते हैं, आए दिन आप न्यूज़पेपर पे पढ़ते ही रहते हैं कि कहीं यहाँ धरना हो रहा है, कहीं जुलूस निकल रहा है, किसी योजना के खिलाफ कहीं हड़ताल हो रही है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, तो ये जो है हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। हम सरकार के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए जो है ये सही कर, ये जो है एक क्या है, हमारे पास एक साधन है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सही तरीके से होना चाहिए। अब जो है इसका बहुत ही गलत तरीका बदल रहा है वर्तमान समय पे, वो सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें जो है एक सही तरीके से होने के लिए बनाई गई थी, जिससे कि सरकार का उत्तरदायित्व जो है निर्धारित किया जा सके और सरकार जो है अपने कामों को सही तरीके से करे और देश प्रगति करे। इसे गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। फिर देखिए आप, अब ये हो गया, फिर उसके बाद हम किस तरह कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, जब हम सोचते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में हमारी भागीदारी जो है बहुत अच्छे से सुनिश्चित हो। ये सब जो धरना जुलूस, ये सब हमारे पास साधन है जिसके थ्रू हम सरकार को कंट्रोल करते हैं, उसके उत्तरदायित्व को हम निर्धारित करने में सहायक बनते हैं। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि हम सजग होंगे, मतलब कि हम अच्छे एजुकेटेड होंगे, हमें अच्छे से एजुकेशन मिली होगी, हमें सही गलत अपने राइट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तभी हम जो है एक मजबूत लोकतांत्रिक जो है सरकार, अपना जो है सरकार का गठन कर पाएंगे, एक मजबूत लोकतांत्रिक स्वरूप को गठित कर पाएंगे और बहुत अच्छे से अपनी सरकार को चूज़ कर पाएंगे जब हम सजग होंगे। यदि हम ही सजग नहीं है, जैसे कि बहुत से डिप्राइव्ड सेक्शन है, जैसे वुमेन का सेक्शन हो गया, दलित जो हो गए, कम्युनिटी हो गई, बहुत सी ऐसी कम्युनिटी हैं जो कि अल्पसंख्यक के रूप में हैं। तो यदि वो सुरक्षित नहीं है, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती, आप जैसे देखते ही रहते हैं रिजर्वेशन के लिए कितने ज़्यादा ये सब चलता रहता है, धरना जुलूस, और ये सब एक जो है पॉलिटिक्स का पार्ट हो गया है। ये सिर्फ एक बैड टाइप की पॉलिटिक्स हो गई है, मतलब कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो गई। ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसमें शामिल होते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता। जब आप देखें कि जो इतना जुलूस वगैरह भीड़ निकलती रहती है, यदि आप रियल में उनसे पूछने जाए कि आप किस चीज़ के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो किस चीज़ के लिए जुलूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई चीज़ पता नहीं। बस किसी कुछ भी उनको दे करके, या तो पैसे के फॉर्म में या किसी अदर चीज़ की लालच दे करके उनको जुलूस वगैरह में शामिल कर लिया जाता है। मतलब रियल वाला जो जुलूस है, मूवमेंट्स हैं, धरने हैं, वो बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं वर्तमान समय में, क्योंकि हम अपने राइट्स के लिए खुद ही सजग नहीं हैं। जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने मतलब कि डेली रूटीन और अपने राइट्स के लिए एजुकेटेड होते जाएंगे, वैसे वैसे जो है हम आगे अपनी सरकार को जो है बहुत लोकतांत्रिक स्वरूप को बहुत ज़्यादा मजबूत करते जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि हमारा सजग होना अपने राइट्स के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपनी सारी चीज़ों के लिए सजग होना। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या नहीं मिल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, हमें इन सब के, और एक सही वे पे पता होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे देखिए हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, मैंने पढ़ाया भी आपको डाइवर्सिटी, उसकी क्या विशेषता है और उसके कारण कितनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। प्रॉब्लम कैसे, डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट कम्युनिटी के, डिफरेंट टाइप्स के, कास्ट के, कास्ट तो नहीं आती है, सॉरी, डिफरेंट रिलीजन के, बहुत सारे जो है डाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो जाते हैं। कभी कभी जब कोई फेस्टिवल होना होता है तो काफ़ी ज़्यादा हमें हर चीज़ों की बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आपस में ही कम्युनिटी जो है आपस में भिड़ जाती हैं। क्योंकि वो अभी भी
वो इतनी ज़्यादा जागरूक और सजग नहीं हो पाई हैं। अभी भी उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, वो सही गलत का डिसीज़न नहीं ले पाती हैं, किसी के भी भड़काने पे आ जाती हैं। तो ये चीज़ तभी दूर होगी जब हम खुद अपने लिए जो है सजग हो पाएँगे, और हमारे जैसे जो अदर स्टूडेंट हैं, अदर एजुकेटेड लोग हैं, वो अदर लोगों को जो है इसके बारे में सही नॉलेज देंगे, तभी धीरे धीरे हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा क्या बन पाएगा, एक अच्छा लोकतांत्रिक, मजबूत लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाएगा। ठीक, फिर ये जो है हमारा जो दूसरा स्वरूप है कि जो लोकतांत्रिक सरकार में दूसरा तत्व होता है, इसमें फिर विवादों का समाधान किया जाता है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं उनका समाधान भी हम कर सकते। जैसे कि समस्याओं में देख लीजिए विवादों का, पहला तो यही देख लीजिए डिफरेंट डाइवर्स मैनी डाइवर्सिटीज़ की वजह से जो सब विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, वो हो गया। दूसरा सिंपल सा एग्जांपल है नदियों में की वजह से, जैसे कि कोई नदी एक स्थान से निकल रही है दूसरे स्थान पे वो जो है जाके वो समाप्त हो रही है, तो दोनों का स्टेट या दोनों के बीच क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा उसके जल के बंटवारे को लेकर के, कि वो हमारे क्षेत्र से निकल रही तो हमें उसका ज़्यादा जल मिलना चाहिए, वो दूसरा वाला बोलेगा हमारे क्षेत्र में जा रही है वो समुद्र से में हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये नदियों में पानी के बंटवारे को लेके भी काफ़ी विवाद रहता है, और इसके कई एग्जाम्पल भी हैं, और ये एग्जाम्पल जो है कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ चुका है, मेंस में भी आया है और प्री में भी आया है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन उठते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो जैसे देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी का विवाद है, ये कई बार मेंस के क्वेश्चन में आ चुका है, इसके ने सारी चीज़ों को पूछा जा चुका है। फिर देखिए कृष्णा राज्य सागर बांध कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर मेट्टूर बांध कहाँ है, कि तो ये तमिलनाडु में है। और फिर ये देखिए यहाँ सिर्फ इतना लिखा हुआ, आपको इसी को क्या देख लेना है कि कृष्णा सागर बांध जो है किस नदी पे बना हुआ, मेट्टूर बांध जो है किस नदी पे बना हुआ, तमिलनाडु में है तो किस नदी पे। तो ये सारे जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव के रूप में लिख लेना है। ठीक है, फिर आपका ये सारी चीज़ें हो गई। अब विवादों का समाधान भी किया जाता है, तो लोकतांत्रिक सरकार में विवादों का समाधान भी किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो विवाद हो जाते हैं। तो और दूसरा आपका इसमें जो है हाँ, इसका प्रमुख दूसरा तत्व क्या है लोकतांत्रिक सरकार का, समानता एवं न्याय। ठीक है, समानता एवं न्याय का मतलब है कि लोकतांत्रिक जो सरकार है वो समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध होती, मतलब कि जो है हमारे जो सोसाइटी है, हमारे जो देश है, वहाँ पास क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। सभी का एक दूसरे, सभी धर्म, सभी कल्चर एक दूसरे का क्या करें, सम्मान करें, कोई किसी के साथ जो है भेदभाव ना करे। जैसे कि आपका एक भेदभाव के रूप में जो सबसे पॉपुलर अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, जिसे छुआछूत माना जाता था, अब उसको क्या है, समाप्त कर दिया गया है, अब उसको जो है रोक लगा दी गई है। तो मतलब समानता को लाने के लिए जो है, क्योंकि जो है लोकतांत्रिक सरकार में दूसरा तत्व क्या है, समानता और न्याय के लिए वचनबद्ध है। ठीक है, तो इसीलिए अस्पृश्यता जो छूत है, जो भेदभाव लाती थी समाज में, तो उसको क्या किया गया है, बैन किया गया है। दूसरा जैसे कि लिंग के आधार पर भेदभाव, लड़के और लड़कियों में भेदभाव, इसको भी जो है कम किया गया है, इसके लिए भी कई कानून बनाए गए हैं। अब प्रेजेंट टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, आगे चल के तो ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। इस तरह जो है तो समानता और न्याय के लिए भी लोकतांत्रिक सरकार जो है वो वचनबद्ध होती है। तो इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ उसे राइट डाउन कर लीजिए। और इसमें जो है चैप्टर्स को जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो कोई अलग से मैं क्वेश्चन आपको लिखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ चैप्टर के बीच में मैं आपके सारे ऑब्जेक्टिव जो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट, जो आपके इंटरव्यू के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करती रहती हूँ। तो आप उन पे फोकस किया करिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे ये लोकतांत्रिक सरकार के तत्व, तो यहाँ तो बहुत अभी तो बहुत थोड़ा ही दिया, आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। लेकिन जैसे कि आपकी लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की बुक है, तो उसमें लोकतांत्रिक सरकार के बहुत सारे तत्व दिए गए हैं। तो ये आपका मेंस का कोई भी पीसीएस का कोई पेपर है तो उसमें मेंस का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या तत्व हैं। तो ये आपका मेंस के लिए हो गया। अब प्री में भी उसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के तत्वों के ही कई जो है ABC करके ऑप्शन बना देता है और उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म
फॉर्म में पूछता है, तो आपको इसके तथ्यों के बारे में बहुत अच्छे से आप उनको लिख लीजिए अलग से, और उनके सारे तथ्यों को एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि याद कर लीजिए और उनको अच्छे से समझ लीजिए। और जो भी आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट मेरा होगा मैं उसमें आपको उसको क्लियर कर दूँगी। आप पॉलिटी से रिलेटेड जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड आप किसी भी बुक का क्वेश्चन मुझे उससे पूछ सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत में अब आपको लोकतांत्रिक सरकार के यहाँ बहुत सारे तत्व तो नहीं दिए, तो आपको यदि कोई तत्व नहीं समझ में आ रहा, आपने कोई पॉलिटी में पढ़ा, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं। तो लेकिन हाँ, उस टॉपिक से रिलेटेड ही प्लीज़ पूछिएगा, क्योंकि मैं रिसर्च में हूँ, इस फील्ड में हूँ, तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊँगी और अदर एरियाज़ को, क्योंकि बहुत कम टाइम ही निकाल पाती हूँ आप लोग के पढ़ाने के लिए। बस पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए पढ़ाती हूँ। तो आप लोग ना जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसी से रिलेटेड प्लीज़ पूछिएगा, ताकि मैं जैसे आपको पढ़ाई हूँ तो फिर मैं उसको सर्च करके आपको बता दूँगी, सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। आप आगे का पीछे का कहीं का पूछेंगे तो फिर मुझे बताऊँगी, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊँगी, ठीक है बता दूँगी, बट उसमें मेरा टाइम बहुत जाएगा। और यदि आपको टाइम पे आंसर नहीं दूँगी तो आपको लगेगा कि दे नहीं रही हैं आंसर। तो इसलिए प्लीज़ आप जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, लेकिन हाँ आगे का नहीं पूछिएगा। जैसे जैसे चल रहा है वैसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।